है में? नमस्ते प्यारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? स्टूडेंट्स, क्या हम आप सबको लाइव दिखाई दे रहे हैं? दिख रहे हैं जी? शुरू करते हैं मेरे भाई आज की कहानी, है ना। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये कंपाउंड इंटरेस्ट की आखिरी क्लास है। आज इस चैप्टर को पूरी तरीके से एंड कर देंगे, ठीक है ना बच्चे? लास्ट क्लास। आइए तो आखिरी कुछ 15-16 सवाल रह गए, इनको निपटाते हैं। तो आज की क्लास का आपके सामने आता है बच्चों पहला टाइप। देखो, ये टाइप के पीछे का आपको कॉन्सेप्ट और एक ट्रिक समझनी है, ध्यान सुनिएगा। पहले सवाल पढ़ते हैं। 8454 रुपए को दो पार्ट्स में इन्वेस्ट किया जाता है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 13 ईयर एंड 15 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। आपके पास 8454 रुपए, 8454 रुपए के आपने दो हिस्से करे, है ना। दोनों हिस्से आपने 12% पर एनम के इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करे, जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है। पहला हिस्सा 13 साल के लिए, दूसरा 15 साल के लिए, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड ऑन बोथ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल। देखो, सारे सवालों में यही खास लाइन होगी, अमाउंट इक्वल। इस टाइप का नाम ही है अमाउंट इक्वल। अमाउंट रिसीव्ड ऑन बोथ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल, है ना। पहले पार्ट का 13 साल बाद, दूसरे का 15 साल बाद अमाउंट क्या हो जाता है? बराबर होता है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ इन्वेस्टमेंट। दोनों इन्वेस्टमेंट, दोनों पार्ट्स के बीच का डिफरेंस ज्ञात कीजिए। सही सवाल है। चलिए, तो मान लीजिए आपने 8454 रुपए के दो हिस्से करे, ए और बी, है ना बच्चों। आपने 8454 रुपए के प्यारे स्टूडेंट दो हिस्से करे, ए और बी। ब्याज की दर है 12% पर एनम, ठीक है ना। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 4%, 1/25। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/25, है ना। अगर ब्याज की दर 12% 3/25 है, इसका मतलब हर एक साल में आपका पैसा 3/25 बढ़ेगा। 3/25 बढ़ने का मतलब 25 से 3 बढ़ के कितना हो जाएगा? 28, यानी कि 28/25 गुना, है ना। हर एक साल में आपका पैसा क्या होगा प्यारे बच्चों? 28/25 गुना। तो आप बताओ, आपने ए इन्वेस्ट किया है ना, है ना। पहला पार्ट आपने 8454 रुपए के दो हिस्से करे, ए और बी। पहला हिस्सा आपने इन्वेस्ट किया 13 साल के लिए, दूसरा 15 साल के लिए। तो आप बताओ 13 साल बाद अमाउंट क्या होगा? अगर एक साल में आपका पैसा 28/25 गुना हो रहा है, तो 13 साल बाद क्या होगा प्यारे बच्चों? 28/25 की पावर 13। ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 13 साल बाद अमाउंट हो जाएगा। दूसरा, आपने 8454 रुपए के दो हिस्से करें, पहला ए है, दूसरा हिस्सा बी है। ये 15 साल बाद क्या होगा? एक साल में 28/25 गुना हो रहा है हर एक साल में, है ना। ध्यान से सुनिएगा, दोनों ही इन्वेस्टमेंट सेम रेट पर की गई है, 12% पर एनम पर। तो एक साल में 28/25 गुना हो रहा है, 15 साल में क्या हो जाएगा? 28/25 की पावर 15। जितने साल बाद अमाउंट निकालना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर की, हम लोग उतनी पावर चढ़ा देते हैं। ये 13 साल बाद अमाउंट है बच्चों, ये 15 साल बाद अमाउंट है। और सवाल में साफ साफ कहा है कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन बोथ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल, तो इक्वल कर देंगे। क्या कर देंगे प्यारे बच्चों? इक्वल। दोनों इन्वेस्टमेंट पे अमाउंट इक्वल है, हमने इक्वल कर दिया। इक्वल करेंगे तो बी इधर आएगा आपका लेफ्ट साइड में। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? A/B, है ना। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, वहां से ट्रिक बनाएंगे, फिर सवाल करेंगे। ये 28/25 की पावर 13 चला जाएगा उधर, तो आप खुद सोचना 28/25 की पावर है ये कितना? 15। और इसको डिवाइड कर देंगे प्यारे बच्चों हम लोग किससे? 28/25 की पावर 13 से। आपको पता, अगर बेस सेम है तो सेम बेस में पावर क्या होते हैं? घट जाती हैं और मल्टीप्लाई में जुड़ जाती हैं। तो यहां से A/B कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? बताओ, जल्दी बताओ। हम डिवाइड करें, बेस सेम है, तो 15 माइनस 13 क्या आ गया? 2। 15 माइनस 13 2 आ गया, तो A/B आ गया जी 28/25 का स्क्वायर। तो 28/25 का स्क्वायर क्या आ गया? 28 का स्क्वायर 784, और अपॉन नीचे 25 का स्क्वायर 625। तो 784/625 हो गया ना। हाँ, ये 25 हो गया ना। 784/625 से क्या आ गया? दोनों पार्ट्स का रेशियो आ गया कि आपने 8454 रुपए को जिन दो हिस्सों में ब्रेक किया उनका
रेशियो क्या है, क्या आ गया 28/25 का स्क्वायर। ये तो हो गया बेसिक। लेकिन जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा सवाल आए कंपाउंड इंटरेस्ट का कि आप दो हिस्सों में पैसा इन्वेस्ट करते हो, दोनों से अमाउंट क्या रिसीव होता है, सेम अमाउंट, सेम होना चाहिए, तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। बस आप ये देखो ब्याज की दर कितनी है, 12% पर एनम। फ्रैक्शन में लिख लीजिए 3/25। हर एक साल में आपका पैसा क्या हो रहा है, 3/25 बढ़ रहा है, तो हर एक साल में आपका पैसा क्या होगा, 28/25 गुना। आपको क्या करना है, अमाउंट रिसीव जो है वो इक्वल है, अमाउंट इक्वल है प्यारे बच्चों, ध्यान सुनेगा। हर एक साल में आपका पैसा 28/25 गुना हो रहा है। आपने पहला पार्ट 13 साल के लिए, दूसरा 15 साल के लिए इन्वेस्ट करा। 13 और 15 साल के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। 13 और 15 का डिफरेंस कितना है, 2। हर एक साल में आपका पैसा 28/25 गुना हो रहा है। टाइम में डिफरेंस 2 साल का है, तो इसकी पावर क्या करनी है, 2। अगर टाइम में डिफरेंस 3 साल का होगा, पावर 3 करेंगे। टाइम में डिफरेंस 4 साल का होगा, पावर 4 करेंगे। यही आ जाएगा रेशियो कि आपने किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है। समझे ना मेरे भाई, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, प्लीज सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। 8454 रुपए का आपने 2 हिस्से करे, दोनों को इन्वेस्ट करा 12% ब्याज की दर से, भी 12% ब्याज की दर से, भी 12% ब्याज की दर से। पहला हिस्सा 13 साल के लिए इन्वेस्ट करा, दूसरा 15 साल के लिए। दोनों से जो हमें अमाउंट रिसीव हुआ बराबर है, तो आप सीधा ही पता लगा सकते हो कि आपने 8454 रुपए को किन 2 पार्ट्स में ब्रेक करके इन्वेस्ट किया है। हर एक साल में आपका पैसा 28/25 गुना हो रहा है। ये 13 साल बाद, ये 15 साल बाद अमाउंट बराबर है, तो टाइम में डिफरेंस कितने का, 1। तो आप सीधा हर एक साल में आपका पैसा 28/25 गुना हो रहा है, अगर टाइम में डिफरेंस 2 का है तो यहां क्या करेंगे, पावर 2, सीधा 2 कर दीजिए, यही आ जाएगा रेशियो कि आपने इस रेशियो में इन्वेस्ट करा। 28 का स्क्वायर 784, 25 का स्क्वायर 625। आपसे पूछा है दोनों इन्वेस्टमेंट के बीच का डिफरेंस, तो 784 और 625 का डिफरेंस कितना आएगा, 159 है ना। ओके, 159 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। टोटल दोनों पार्ट्स का योग कितना है, 8454 रुपए इन्वेस्ट करा है, तो 784 प्लस 625 कितना है, 1300, तो 1409 कितना है बेटा, टोटल 1409 है कि नहीं भाई। पहला पार्ट 784 यूनिट, दूसरा 625 यूनिट, तो टोटल कितना आ गया, 1409। तो 1409 यूनिट की वैल्यू कितने सवाल में बताइए, 8454 रुपए। बताओ कितने गुना है, तो आप कह सकते हो सीधा 6 गुना, 14 छिंग 84, 9 छिक्का 54, तो ये भी 159 का 6 गुना आएगा ना, 954 रुपए। कौन सा ऑप्शन निकला मेरे भाई, कोई तकलीफ? ये बेसिक आपको आना जरूर चाहिए, लेकिन पेपर में करना नहीं है, ठीक है। आओ अब इस पे सवाल देखते हैं। प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन रखे, ये देखिए एसएससी जीडी 2025 का सवाल है, ठीक है ना। बनाई जरा क्या आंसर है मेरे भाई इस सवाल का। आशीष के पास 1670 रुपए, आशीष है 1617 रुपी विद हिम। ही डिवाइडेड इट अमोंग हिज सन अर्जुन एंड महेश। आशीष के पास 1670 रुपए, अपने दोनों लौंडों को बुलाओ, इधर आओ। दोनों बेटों अरुण और महेश के बीच 1670 रुपए बांट दिए, तो कुछ हिस्सा अरुण को मिला होगा, कुछ महेश को। आस्क देम टू इन्वेस्ट एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। दोनों से कह दिया खर्च मर्च कर देना, पैसे टांग तोड़ दूंगा, इस पैसे को कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर दो। कितने दर से, 10% ब्याज की दर से। It was seen that Arun and Mahesh got same amount after 14 and 15 year. यह देखा गया कि अरुण का 14 साल बाद और महेश का 15 साल बाद अमाउंट क्या है, बराबर है ना। अरुण का अमाउंट 14 साल बाद, महेश का अमाउंट 15 साल के बाद इक्वल हो गया। सही प्यारे बच्चों। तो पूछा है आशीष ने, आशीष यानी कि पापा है उनका, आशीष ने अरुण को कितना रुपए दिए थे। आशीष ने अरुण को कितने रुपए दिए थे, 1670 रुपए में से। समझ में आया, 1670 रुपए में आशीष पापा है, आशीष ने अरुण को और महेश को थोड़ा थोड़ा पैसा दिया। कहा कि इसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट कर दो, ब्याज की दर है 10% पर एनम। तो अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है, 1/10, इसका मतलब हर एक साल में आपका पैसा क्या हो जाएगा, 11/10 गुना, 10% बढ़ जाएगा ना। क्लियर है।
आशीष का 14 साल बाद, महेश का 15 साल बाद अमाउंट बराबर हो गया। तो 14 साल और 15 साल के बीच में गैप कितने का है? 1 साल का। तो बेटा अगर 1 साल का गैप है तो 11/10 की पावर क्या करेंगे? 1। अगर 2 साल का गैप होता पावर 2 करते, 3 साल का गैप रहता पावर 3 करते हैं, 1 ही साल गैप है तो पावर 1। तो अरुण और महेश के बीच पैसा इस रेशियो में बांटा गया होगा ना, अरुण और महेश के बीच। हाँ, ये भी देखना जरूरी है कि अरुण को और महेश को कितना मिला होगा, ये भी तो देखना जरूरी है ना। अच्छा, दोनों का अमाउंट सेम है। सोचो अमाउंट बराबर क्या होता है? अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज। प्रिंसिपल प्लस ब्याज, दोनों का अमाउंट क्या मिला है? सेम। क्लियर है ना? अब देखिए हम ये पता लगा रहे हैं कि अरुण और महेश के बीच पैसा किस रेशियो में डिवाइड किया, उनके प्रिंसिपल का रेशियो क्या है। देखो अरुण का 14 साल बाद और महेश का 15 साल बाद अमाउंट बराबर है। अरुण का टाइम कम है, तो अगर अरुण का टाइम कम है तो अरुण को ब्याज कम मिला होगा, यानी कि अरुण का प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? भाई हमें दो संख्याओं को जोड़ के बराबर लाना है, हमें दो संख्याओं को जोड़ के बराबर लाना है। आप बताओ अगर अरुण का समय कम है, अरुण ने केवल 14 साल के लिए और महेश ने 15 साल के लिए इन्वेस्ट किया है कि नहीं प्यारे बच्चों? तो अगर अरुण का समय कम है तो अरुण का ब्याज भी कम मिलेगा। ब्याज कम मिलेगा तो प्रिंसिपल क्या होना चाहिए अरुण का? ज्यादा, क्योंकि तभी तो प्यारे दोस्तों अमाउंट सेम आ पाएगा। भाई महेश ने ज्यादा टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया तो महेश को ब्याज ज्यादा मिल जाएगा, तो प्रिंसिपल क्या रहना चाहिए? कम। तभी तो दो संख्याओं को जोड़ के पाए। भाई अगर कोई वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो दो संख्याओं को जोड़ के सेम आ पाएगा। तो यहां देखिए अरुण का 14 साल बाद और महेश का 15 साल बाद अमाउंट बराबर हो जाता है। अरुण का टाइम कम, अरुण का टाइम कम तो अरुण का ब्याज कम मिलेगा। ब्याज कम है तो अरुण का शेयर क्या हो गया? ज्यादा है। और महेश का शेयर क्या हो गया? कम। तो अरुण का शेयर होगा 11 यूनिट और महेश का शेयर होगा इसमें से कितना? 10 यूनिट। ये बात सबको समझ में आ गई? कोई तकलीफ? सीधा इसको ट्रिक के तौर पर रट भी सकते हैं कि समय कम है तो शेयर ज्यादा होगा, टाइम कम शेयर ज्यादा, टाइम कम शेयर ज्यादा, टाइम कम शेयर। अरुण और महेश के बीच पैसा इस रेशियो में बांटा गया है, ठीक है ना। आशीष ने अरुण को कितना शेयर दिया? अरुण का शेयर होगा 11 का मल्टीपल 11, आउट ऑफ टोटल 11 प्लस 10 21। कितने रुपए का? 1617 रुपए का। तो 11/21 निकालेंगे 1617 का, तो 21 7 147 है ना बच्चे। 14 21 7 147 77। कितना आ जाएगा ये? 847 रुपए आंसर है। ऑप्शन नंबर अरुण का शेयर आ गया। कर लोगे ना? मुझे लगता है सबको समझ में आ गया है। ये लॉजिक क्लियर हुआ कि दो लोगों को सेम अमाउंट देना है। भाई दोनों के लिए ब्याज की दर सेम है 10%, तो जो कम टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको ब्याज कम मिलेगा, लेकिन हमें जोड़ के तो बराबर संख्या लानी है। तो यानी कि प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? ज्यादा। टाइम कम ब्याज कम, तो प्रिंसिपल ज्यादा करेंगे तभी तो जोड़ के अमाउंट सेम आ पाएगा। चलिए ये बताइए, सेम टू सेम इसी तरह का सवाल है, बस जो है डेटा लगे करके बताओ। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 2026 का सवाल है, ठीक है। सेम। आशीष के पास 1404 रुपए हैं, ओके। आशीष के पास 1404 रुपए हैं। ही डिवाइड्स दिस अमाउंट बिटवीन हिज टू सन अरुण एंड महेश। उसने ये अमाउंट 1404 रुपए अपने दोनों बेटे अरुण और महेश के बीच में बांटा। आस्क देम टू इन्वेस्ट देयर रेस्पेक्टिव शेयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। उनसे कहा कि भाई बेटे जो मैं आपको पैसा दे रहा हूं उसको खर्च मत करो, उसे कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट कर दो 8% पर एनम पर, जो कि एनुअली कंपाउंड होगा। इट इज ऑब्जर्व दैट, ये ऑब्जर्व किया गया, अरुण's इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स टू द सेम। अरुण का इन्वेस्टमेंट सेम है आफ्टर 17 ईयर एज महेश इन्वेस्टमेंट डज आफ्टर 18 ईयर। यह देखा गया कि अरुण का इन्वेस्टमेंट 17 साल बाद और महेश का इन्वेस्टमेंट 18 साल के बाद क्या है? सेम है ना। यानी कि अरुण का अमाउंट 17 साल बाद, महेश का अमाउंट 18 साल बाद क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो बताइए आशीष ने महेश को कितना पैसा दिया? अगर ब्याज की दर 8% पर एनम है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 2/25।
तो आप बताओ एक साल में आपका पैसा कितने गुना हो जाएगा? 2/25 बढ़ जाएगा। एक साल में आपका पैसा 25 से 2 बढ़ के हो जाएगा, ये एक साल में आपका पैसा इतने गुना होगा। हमें अमाउंट सेम करना है। इस तरीके से ये इन्वेस्ट किया गया है कि अरुण का 17 साल बाद और महेश का 18 साल बाद क्या हो जाता है? सेम वैल्यू हो जाती है अमाउंट की। तो 17 और 18 में डिफरेंस कितने का? 1 साल का। तो इसकी पावर भी क्या करेंगे? 1। यानी कि आशीष ने अरुण और महेश के बीच पैसा इस रेशियो में बांटा होगा ना? आप बोलोगे यस सर। अब सुनिएगा जरा, अरुण ने इन्वेस्ट किया 17 साल के लिए, महेश ने 18 साल किए, है ना? तो अरुण का टाइम कम है, अरुण का टाइम कम तो ब्याज कम, तो अरुण का प्रिंसिपल ज्यादा होगा, महेश का प्रिंसिपल कम होगा। ये आ गया पहले बच्चों, सिंपल डायरेक्ट आ गया ना भैया। ये दिमाग लगाओ, महेश ने 18 साल के लिए इन्वेस्ट किया, महेश ने ज्यादा समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, तो महेश को ब्याज भी ज्यादा मिलेगा, तो महेश का प्रिंसिपल में शेयर क्या होना चाहिए? थोड़ा, तभी तो अमाउंट सेम आ पाएगा। बेटा हमें दो संख्याओं को जोड़ के सेम करना है, अमाउंट को सेम करना है। तो आप बताओ, अगर टाइम कम है तो ब्याज भी कम है, तो प्रिंसिपल बढ़ा दो मेरे भाई, है कि नहीं बच्चे? तो बस ये आ गया। महेश का शेयर कितना आएगा? 25 यूनिट। आउट ऑफ टोटल दोनों का कितना है? 25 + 27, तो महेश का शेयर 25/52 हो जाएगा। कितने का? 1404 रुपए का। तो 52 दूनी 104, बचेगा 36, 364, 7 बार चला गया, है ना? 52 7 3 जो है 364, तो 25 × 27 यानी कि 675 रुपए। ए ऑप्शन, है ना? आइए अगला सवाल बनाते हैं। यस, जीडी 2025 के पेपर में सवाल आया है, ठीक है ना बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, हल्के मत लेना। आशीष हैज 2 ग्रैंडसन, केतन एंड महेश। आशीष के 2 पोते हैं, केतन और महेश। 15-year-old केतन गेट्स सम मनी फ्रॉम आशीष वेल्थ एंड 16-year-old महेश गेट रेस्ट ऑफ मनी। ध्यान सुनेगा, आशीष है दादा, आशीष के 2 पोते हैं, केतन और महेश। सुनिए, केतन 15 साल का है और आशीष जो है वो, महेश जो है वो 16 साल का है ना बच्चे? तो आशीष ने अपने दोनों पोतों को थोड़ा थोड़ा पैसा दिया, केतन को भी दिया और महेश को भी दिया। केतन 15 साल का है, महेश 16 साल का है। बट केतन एंड महेश विल गेट मनी ओनली व्हेन दे टर्न 23 years old। दादा ने शर्त रख दी कि मैं तुम लोगों की संपत्ति बांट जरूर रहा हूं, लेकिन तुमको पैसा तभी मिलेगा जब तुम दोनों की उम्र 23 साल के बराबर हो जाएगी। सही है ना? ये लिखा हुआ है, बट केतन एंड महेश विल गेट मनी ओनली व्हेन दे टर्न 23 year old। अभी केतन 15 साल का है, महेश 16 साल का है। दादा ने दोनों की जो है वो वसीयत बना दी, पैसा दे दिया, लेकिन उनको पैसा तभी मिलेगा उनके हाथ में जब दोनों की उम्र 23 साल के बराबर हो जाएगी। टिल देन, तब तक मनी इज इन बैंक गेटिंग इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 4% कंपाउंडेड एनुअली। तब तक ये पैसा बैंक में जमा रहेगा और उस पैसे पर 4% सालाना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। When both turn 23, जब दोनों 23 साल के हो जाते, दे रिसीव द सेम अमाउंट। आगे मेन लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये कि जब दोनों 23 साल के हो जाते तो दोनों को सेम अमाउंट मिलता है। सही ना प्यारे बच्चों? तो पूछा है आशीष ने महेश को इनिशियली कितना दिया था। अगर आशीष यानी कि दादा के पास टोटल कितने रुपए? 25,500 रुपए। सही है? अब बताओ, ब्याज की दर 4% पर एनम है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/25। अगर ब्याज की दर 4% पर एनम है, 1/25 का मतलब हर एक साल में आपका पैसा 1/25 बढ़ जाएगा। 25 से 1 बढ़ के क्या हो जाएगा? 26। तो हर एक साल में आपका पैसा 26/25 गुना होगा। आप बताओ, अभी केतन 15 साल का है, केतन जब 23 साल का होगा तो केतन के पास कितने साल है? 8 साल। 15 से 23 कितना ज्यादा है? महेश अभी 16 साल का है, 16 साल से जब महेश 23 साल का होगा तो महेश के पास कितना समय? 7 साल का। यानी कि सवाल यही तो कहना चाह रहा है कि भैया आशीष के पास 25,500 रुपए हैं, है ना?
टोटल मनी कितने आशीष के पास 25,500। इस 25,500 के दो हिस्से करे, थोड़ा पोता केतन को दिया, थोड़ा पोता महेश को दिया। केतन 15 साल का है, महेश 16 साल का है। जब 23 साल का केतन होगा तो केतन को 8 साल तक ब्याज मिलेगा और जो महेश को 7 साल तक ब्याज मिलेगा, और दोनों का अमाउंट क्या हो जाएगा, सेम। यानी कि केतन का 8 साल बाद, महेश का 7 साल बाद अमाउंट बराबर हो जाएगा। तो टाइम में डिफरेंस 8 साल और 7 साल का क्या है, एक ही साल। अगर हर एक साल में आपका पैसा 26/25 गुना हो रहा है, तो यहां पे टाइम में डिफरेंस कितना है, 8 साल 7 साल में 1 साल का डिफरेंस है। इसकी पावर क्या करेंगे आप लोग, यानी कि पैसा केतन महेश के बीच इस रेशियो में बांटा गया है कि नहीं, इसी रेशियो में पैसा बांटा गया। सीधा भी देख सकते हैं कि ये 15 साल 16 साल का डिफरेंस 1 साल है, तो पावर क्या करेंगे, 1 है कि नहीं। केतन का 8 साल बाद अमाउंट बराबर हो रहा है, महेश का 7 साल बाद। केतन का टाइम ज्यादा है, केतन का टाइम, तो केतन का शेयर क्या होना चाहिए, केतन का टाइम ज्यादा है तो केतन को ब्याज ज्यादा मिल जाएगा, ब्याज ज्यादा है तो प्रिंसिपल कम दीजिए। महेश का समय कम है तो महेश को ब्याज भी कम मिलेगा, तो महेश का प्रिंसिपल ज्यादा होना चाहिए प्यारे बच्चों, है कि नहीं, क्योंकि अमाउंट बराबर है प्रिंसिपल प्लस ब्याज। अब केतन का समय ज्यादा है, केतन को ब्याज भी ज्यादा मिलेगा, तो प्रिंसिपल क्या रहना चाहिए, जिससे कि अमाउंट क्या रहे, सेम। तो महेश और केतन के बीच पैसा इस रेशियो में बांटा जाएगा। यहां बच्चे गलती कर देंगे, है ना बच्चों। तो शुरू में महेश को कितनी राशि दी, तो महेश को राशि दी उसने 26 आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना, 26 + 25 51, कितने रुपए का, 25,500 का। ये आ गया ना बच्चों, ये आ गया महेश का शेयर। तो 51 पंजे 255 500, 26 गुणा 500 कितना आ गया बच्चे, 13,000 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। आइए ये बताओ, लास्ट सवाल इस टाइप का कर लोगे ना आप, इस तरह का सवाल। मंदार के दो पोते हैं, केतन और तुषार, दो पोते हैं। 13-year-old केतन गेट सम मनी फ्रॉम मंदार्स वेल्थ एंड 16-year-old तुषार गेट रेस्ट ऑफ मनी। केतन और तुषार पोतों के नाम है, उनके दादा का नाम क्या है, मंदार। तो 13 साल के केतन को मंदार की प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा मिलता है और बाकी जो है वो तुषार को मिलता है। बट केतन एंड तुषार विल गेट मनी ओनली व्हेन दे टर्न 22-year-old। इन्हें पैसा तभी मिलेगा जब दोनों की उम्र 22-22 साल हो जाएगी, अभी तो छोटे हैं। टिल देन द मनी इज इन ए बैंक गेटिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% कंपाउंडेड एनुअली। पैसा तो बांट दिया गया दोनों के बीच, लेकिन पैसा उनके हाथ में तभी आएगा जब 22 साल के हो जाएंगे। तब तक दोनों को अपने अपने हिस्से पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता रहेगा बैंक में, है ना। ब्याज की दर 5% पर एनम, यानी कि 1/20। अगर ब्याज की दर 5% पर एनम है, 1/20, इसका मतलब हर एक साल में आपका पैसा 20 से 1 बढ़ के 21 गुना होगा ना। हर एक साल में आपका पैसा 21/20 गुना होगा। When both turn 22, जब दोनों 22 साल के होते, दे रिसीव द सेम अमाउंट। पूरे सवाल की हेडलाइन, इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि जब दोनों 22 साल के होते तो दोनों को सेम अमाउंट मिलता है। सही है। पूछा मंदार ने तुषार को इनिशियली कितना दिया था। अगर टोटल मनी मंदार के पास है 5,17,830, ठीक है बच्चे बताओ। दो लोग हैं, केतन और तुषार, है कि नहीं सचिन। केतन 13 साल का, जब केतन 13 से 22 साल होगा तो केतन के पास कितना समय, 9 साल। महेश है अभी, महेश कितने का है, सॉरी तुषार 16 साल का है। तुषार है 16 साल का। जब तुषार 16 से 22 का होगा तो तुषार के पास कितने साल हैं, यानी कि केतन का 9 साल बाद अमाउंट और तुषार का 6 साल बाद अमाउंट क्या हो जाता है, सेम। अब बताओ, हर एक साल में आपका पैसा 21/20 गुना हो रहा है। यहां टाइम में कितना डिफरेंस है, 9 और 6 में 3 साल का डिफरेंस है, तो इसकी पावर क्या करेंगे, 3। तो केतन और तुषार के बीच पैसा इस रेशियो में बांटा गया है। जितना टाइम में डिफरेंस होगा उतनी ही पावर आपको चढ़ानी है। केतन 13 साल का, जब 22 साल का होगा तो केतन को 9 साल तक ब्याज मिलेगा।
ये जो है तुषार 16 साल का, 16 से 22 6 साल तक ब्याज मिलेगा, है कि नहीं? तो टाइम में डिफरेंस 3 साल का, तो पावर 3 करेंगे, यानी कि 21 का क्यूब 9261 और 20 का क्यूब आ गया बच्चे 8000। इस रेशियो में पैसा बांटा जाएगा। केतन का समय ज्यादा है 9 साल, तो केतन को ब्याज भी ज्यादा मिलेगा, तो केतन का शेयर क्या होना चाहिए? कम। इसका मतलब तुषार का शेयर क्या होगा? प्रिंसिपल। इस रेशियो में बांटा जाएगा। तुषार को कितने पैसे मिलेंगे? तो तुषार को मिलेंगे 9261 का मल्टीपल। कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, ए आंसर, है ना? कर लोगे ना? तुषार का शेयर होगा 9261 आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना? 9261 में 8 जोड़ेंगे 17261, ठीक है? कितने रुपए का? 5,17,830 का। बताओ कितने गुना है ये? साफ साफ दिख रहा है 30 गुना। ये 30 गुना हो गया ना? तो 9261 का 30 गुना कौन सा ऑप्शन है? कर लेंगे। तो मुश्किल से एक ही स्टेप में इस तरह का सवाल खत्म हो जाएगा। मैंने चारों क्वेश्चन करा दिए। ये सवाल काफी ज्यादा आता है आपके पेपर में, ठीक है? आगे चलें। अगला टाइप होगी सारे खत्म। कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने जितना पढ़ा दिया, इससे अलग टाइप का सवाल होता ही नहीं है, बनता ही नहीं है ना? एग्जिस्ट ही नहीं करता, ना आ रखा प्रीवियस में। ओके, अब यहां कंपाउंड इंटरेस्ट के जो आखिरी कुछ सवाल हैं, ये सारे क्या हैं? मिसलेनियस। अब मिसलेनियस कितने भी करा दो प्यारे बच्चों, वो तो बच्चे की मानसिकता के ऊपर है ना? बच्चे के आईक्यू के ऊपर है कि वो मिसलेनियस सवाल पेपर में कर पाता है कि नहीं। केवल प्रैक्टिस से नहीं होते ये बच्चे, है ना बच्चे? आपका दिमाग भी तेज चलना चाहिए। तो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है, उनको बनाते हैं। सवाल नंबर 216। A money lender borrow money at 6% per annum and pays the interest at the end of year. He lends it at 8% per annum compound interest compounded half yearly and received the interest at the end of year. In this way, he gained rupee 1512 a year. The amount of money he borrowed. बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, ऐसा होता है ना, लाला जी का बिजनेस है कि लाला जी कम ब्याज की दर से पैसा खुद उधार लेते हैं और गांव में जाके ज्यादा ब्याज की दर से दूसरों को उधार देते हैं। ऐसे करते हैं ना लाला जी। तो लाला जी 6% पर एनम ब्याज की दर से पैसा बोरो करते हैं। तो लाला जी को एक साल में खुद कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा? 6% पर एनम, है ना? लाला जी कुछ पैसा उधार लेते हैं 6% पर एनम के इंटरेस्ट पर। एक साल में कितना चुकाना पड़ेगा? 6%। उधार लेने के बाद ही लैंड्स इट, वो उधार दे देते हैं। लैंड का मतलब है उधार देना। वो उधार दे देते हैं 8% पर एनम के कंपाउंड इंटरेस्ट पर, जो कि हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। और रिसीव्ड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर, और एक साल के एंड में इंटरेस्ट लेते। एक साल का मतलब 12 महीने। अगर हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं तो 6-6 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी ना, 6 महीना। और अगर ब्याज एक साल में 8% है तो 6 महीने में कितना होगा? 4%। 6 महीने में कितना होगा? 4%। तो लाला जी एक साल में कितना ब्याज वसूलेंगे? 4 और 4 का सक्सेसिव, 4 और 4 का सक्सेसिव क्या आएगा? 4 + 4 + 4 × 4/100, 8.16%। तो लाला जी ने पैसा उधार लिया 6% पर एनम की रेट से और उधार दिया 8% पर एनम के रेट से, लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं लाला जी। हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट पर उधार दिया, तो एक साल का ब्याज 4 का सक्सेसिव 8.16% हो जाएगा। तो एक साल में लाला जी खुद ब्याज चुकाएंगे 6% और ब्याज लेंगे 8.16%। तो बीच में लाला जी को फायदा हो जाएगा कितना? 2.16%। जबकि फायदा होगा कितना प्यारे बच्चों? 1512 रुपए। तो ये बराबर होना चाहिए, ठीक है? तो दशमलव हटाओगे तो यहां 2 जीरो, 200 सत्ते 1400, 16 सत्ते 112, 700। 1% 700 आ गया। 100% कितना आ गया? उनके द्वारा उधार ली गई कुल राशि 17,000 रुपए, है ना? आसान सवाल है, कर लेंगे। ये बताइए। CHSL 2025 प्री के पेपर का सवाल है बच्चों। और ये सवाल, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पेपर में दिखा है। सुनिए क्या करा। मीना ने 3 साल के लिए 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर 18 रुपए का लोन लिया।
ठीक है। सी रिपेड 4,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड द रेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। उसने पहले साल के एंड में 4,000 रुपए और बाकी थर्ड ईयर के एंड में बाकी पैसा चुकाया। उसने फर्स्ट ईयर के एंड में 4,000 रुपए चुका दिया और बाकी उसने अमाउंट चुकाया थर्ड ईयर के एंड में। फाइंड द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय मीना। मीना द्वारा चुकाया गया कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। समझे ना प्यारे बच्चों? बताओ, ब्याज पूछा है। क्या पूछा है आपसे? ब्याज। हाँ जी, देखो, मीना ने 3 साल के लिए कितना उधार लिया है भैया? 8,000 रुपए का लोन लिया है, ठीक है ना। उसने पहले साल के एंड में 4,000 रुपए और बाकी पैसा उसने चुकाया थर्ड ईयर के एंड में। मीना द्वारा चुकाएगा कुल ब्याज ज्ञात कीजिए। कुल ब्याज पूछा है, अमाउंट नहीं पूछा है। सुनिए प्यारे भाई, अगर मीना ने 8,000 रुपए उधार लिए हैं, ब्याज की दर 10% पर एनम है, तो एक साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 8800। भाई 8,000 रुपए पे 10% जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 8800, है कि नहीं सचिन? यानी कि मीना ने ब्याज कितना चुका दिया एक साल में? 800 रुपए। 800 रुपए ब्याज बन गया, चुकाना पड़ेगा। एक साल बाद क्या करा? मीना ने 4,000 रुपए लौटा दिए। कितने रुपए लौटा दिए? अब कितना बचा? अब केवल मीना को कितना पैसा लौटाना है? अब एक साल तो हो चुका है, तीसरे साल के एंड में उसने बाकी पैसा चुकाया। ब्याज की दर 10%, एक साल बीत चुका है, तो समय कितना बचा? यानी कि 4,800 रुपए पर भाई 8,000 रुपए उसने उधार लिया था, एक साल बाद क्या बन गया अमाउंट? 8800 बन गया। 10% बढ़ जाएगा ना। अब ये जो अमाउंट है आगे के लिए क्या? प्रिंसिपल। अब उसने 4,000 रुपए चुका दिए, तो यानी कि अब कितना बचा? इसी 4,800 रुपए पर अब 2 साल का ब्याज देना होगा ना, एक साल बीत चुका है, तो इस 4,800 रुपए पर उसे 2 साल का ब्याज देना होगा। एक साल में 10%, तो 2 साल में कितना? तो 4,800 का 21% क्या आएगा? 48 दूनी 96, 960 और 48, यानी कि 1,008 रुपए। 960 प्लस 48, 1,008 रुपए। तो 1,008 रुपए ये और 800 रुपए का ब्याज पहले, यानी कि उसने कुल ब्याज कितना चुकाया 3 साल में? ऐड करेंगे 1,808 रुपए, आंसर आ गया, है कि नहीं? 8,000 रुपए उधार लिए थे, एक साल बाद अमाउंट बन जाएगा 10% की दर से 8800, तो 800 रुपए ब्याज देना ही है। 4,000 रुपए चुका दिए, बचा 4,800। इस 4,800 रुपए अब चुकाएगी तीसरे साल के एंड में, एक साल बीत चुका है, 2 साल का ब्याज और देना है। एक साल में 10%, 2 साल में क्या आएगा? 21%। 4,800 का 21%, 1,008 रुपए ये और 800 ये, टोटल कितना? 1,808। ठीक है ना बच्चे? ये बनाओ। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 के पेपर का सवाल है, देखना। ए लोन ऑफ 8,000 फॉर 3 year at 5% per annum compound interest compounded annually is repaid by 2,400 at the end of first year, second year and third year. How much more money is to be paid to clear the entire loan at the end of third year? थर्ड ईयर के एंड में पूरा लोन खत्म करने के लिए और कितना पैसा चुकाना पड़ेगा? ठीक है ना। आपने 8,000 रुपए का लोन लिया 3 साल के लिए, 5% पर एनम के कंपाउंड इंटरेस्ट पर। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के एंड में आपने 2,400 रुपए चुकाए, लेकिन अभी लोन खत्म नहीं हुआ, थोड़ा बाकी है। यही पूछा है कि और कितना मनी आपको देना पड़ेगा एंटायर लोन को क्लियर करने के लिए थर्ड ईयर के एंड में। ये ना सचिन, आप बताओ कितने रुपए का लोन लिया गया था? 8,000 का। 8,000 का आपने लोन लिया 5% पर एनम की दर से, तो आप बताओ 8,000 का 5% कितना आ गया? एक साल में देखिए 8,000 का 5%, 400 रुपए ब्याज लग जाएगा, तो यानी कि एक साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 8,400।
एक साल में बिल्कुल बेसिक से करना है, सीक्वेंस में करते चले जाओ। 18 रुपए आपने लोन लिया था, ब्याज की दर है 5%, तो एक साल बाद अमाउंट हो जाएगा 8400। एक साल बाद आपने 8400 में से 2400 रुपए चुका दिया, तो बचा कितना फिर? 6000 रुपए बचा। अभी 6000 रुपए ये आगे के लिए प्रिंसिपल है, ये एक साल में फिर से 5% बढ़ जाएगा, है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा ये? 6300। 6300 हो गया, आप बोलोगे आंसर। फिर आपने इसमें से फिर से 2400 रुपए चुका दिया, दो सेकेंड ईयर में फिर 2400 रुपए चुका दिए, तो बचा कितना जी बताइए? 6300 प्लस 2400 कितना आ गया? 3900 रुपए हो गए। कितना आ गया ये? 3900 रुपए। ठीक है ना, कोई तकलीफ? ये 3900 रुपए है सेकेंड ईयर के एंड में। फिर ये 3900 रुपए फिर 5% बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना। 3900 रुपए को 5% बढ़ाएंगे तो कितना आएगा? 4000 का 5% 200 होता है, तो 39 पंजे 195। 3900 को 195 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 4000। यानी कि थर्ड ईयर के एंड में आपका कर्जा कितना है? 4095। थर्ड ईयर के एंड में आपका कर्जा 4095, आपने चुकाया केवल कितना? तो इसमें से 2400 रुपए घटाओ, यानी कि अभी कितना बाकी है चुकाने के लिए? 1600। आपको 1695 रुपए कर्जा और चुकाना है, तो 1695 चुकाएंगे, क्या आ जाएगा आंसर? कोई तकलीफ? समझ में ना? अब पूरी कैलकुलेशन लिख के यहां पे वो डिजिटल सम भी लगा सकते थे, है ना बच्चे? पर मैंने डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट नहीं बताया, बिल्कुल बेसिक बता दिया, समझे ना? 18 रुपए लोन लिया, एक साल बाद हो गया 8400, 2400 चुका दिया, बचा 6000। 6000 फिर 5% बढ़ के 6300 हो गया। फिर सेकंड ईयर के एंड में फिर 2400 चुका दिया, बचा 3900। या 3900 फिर 5% बढ़ के हो गया 4000। 2400 रुपए हमने थर्ड ईयर के एंड में भी चुकाया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, लेकिन कर्जा भी क्या है? 1695 रुपए और चुकाना पड़ेगा। आंसर ये बताइए। ठीक है ना, करो। इसी तरह का एक और सवाल, सवाल नंबर 219, क्या बोला है? ए पर्सन बोरोड ए सम ऑफ 30,800 एट 10% पर एनम फॉर 3 years, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। एक आदमी ने 30,800 रुपए का लोन लिया 10% पर एनम इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए, जो कि एनुअली कंपाउंड हो रहा है। ठीक है। एट द एंड ऑफ 2 year ही पेड ए सम ऑफ 13,268। 2 साल के एंड में, 2 साल के एंड में उसने 13,268 रुपए चुका दिए। तो जो 2 साल के एंड में 13,268 रुपए चुकाएं, ये 2 साल बाद जो अमाउंट होगा उस अमाउंट में से कम हो जाएंगे। यही करना होता है इस तरह के सवालों में। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल के एंड में, ही पेड एक्स रुपी टू क्लियर टू डेप्ट। थर्ड ईयर के एंड में उसने एक्स रुपए पे किए अपना डेप्ट क्लियर करने के लिए, लोन खत्म करने के लिए, है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स का मान ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन है, बताओ बच्चों। सुनना क्या होगा मेरे भाई। आदमी ने 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर सचिन कितना उधार लिया? 30,800 रुपए। कितने साल के लिया? 3 साल के लिए। 2 साल बाद उसने 13,268 रुपए लौटा दिए। 30,800 रुपए उधार लिए, 2 साल बाद क्या अमाउंट बन जाएगा? अगर ब्याज की दर 10% है तो 2 साल में सीआई होगा 21%। 100% पे 21% अगर ब्याज हो जाएगा तो 2 साल बाद अमाउंट हो जाएगा इसका 100। ये 2 साल बाद अमाउंट हो जाएगा 30,800 रुपए का 121%। इसमें से प्यारे बच्चों आपने 13,268 रुपए चुका दिए, लौटा दिए, तो बचा कितना? इसमें से 13,268 रुपए माइनस कर देंगे, यानी कि 2 साल के एंड में अमाउंट ये रह गया। अब 2 साल बीत चुके हैं, कर्जा खत्म करना है उसे तीसरे साल के एंड में। तो आप बताओ, 2 साल बीत चुके हैं, तीसरे साल के एंड में कर्जा खत्म करना है, तो समय तो 1 ही साल बचा। तो 1 साल में इस पैसे पर और 10% ब्याज लग जाएगा, इस पर और 10% ब्याज लग जाएगा, यानी कि 10% और बढ़ जाएगा। 100% को अगर 10% बढ़ाएंगे तो 110% हो जाएगा। 1 पॉइंट,
यानी कि थर्ड ईयर के एंड में ये अमाउंट क्या हो जाएगा 1.1 गुना। तो थर्ड ईयर के अगर एंड में कर्जा उतारना है तो इतने रुपए लौटाने होंगे कि नहीं। थर्ड ईयर के एंड में जो भी अमाउंट है वो पूरा क्लियर करना है। ये सिंपल सा समझ में आ रहा है कि 1.1 से गुणा कर रहे हैं, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा 11 का मल्टीपल का। ये नंबर 11 से कटता है, ये 11 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, 2 5 7 6 1 7 ये भी कट रहा है ना। यहां परसेंटेज से हम लोग 2 जीरो काट लेते हैं ना बच्चे। बताओ 308 गुणा 121 माइनस 13268 इंटू 1.1, ठीक है ना प्यारे भाई। अब बताओ आंसर सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है कि डी ऑप्शन है। इन सब में से एक आंसर आएगा है। 308 गुणा 121 माइनस 13268 इंटू 1.1 है ना, ठीक है बच्चे। अब आप यहां क्या लगा सकते हैं, डिजिटल सम। क्या लग जाएगा, डिजिटल सम लगा लेते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। कि यूनिट डिजिट भी सबका सेम ही है ना 0, फिर आपको लास्ट के 2 डिजिट निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे लास्ट के, या तो लास्ट के 2 डिजिट निकालो गुणा करके, या डिजिटल सम। यहां क्या आएगा 2 4 8 से 14 यानी कि कितना आ गया 5। इसका डिजिटल सम क्या है 2 6 8 और 4 12 यानी कि 3। इसका डिजिटल सम क्या आएगा 2 6 8 6 2 8 8 8 16 यानी कि 7। यहां देखेंगे 6 3 9 हो गया यानी कि 5। इसका डिजिटल सम कितना है 5। देख लेते डिजिटल सम इसका क्या आएगा 3 8 11 यानी कि 2 और 1 2 3 1 4। यहां देखेंगे डिजिटल सम क्या है 8 1 9 3 6 9 यानी कि 2 चौक 8 8 माइनस 2 6 6 इंटू क्या आ जाएगा 2 6 दूनी 12 यानी कि 3। आंसर का डिजिटल सम क्या आएगा 3। कौन सा ऑप्शन है, सही है ना। जो हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे बताएंगे। सवाल नंबर 220 इंटेलिजेंस ब्यूरो ग्रेड 2 2025 के पेपर का सवाल है ये, है ना। लेटेस्ट आईबी के पेपर का सवाल करिए। एक आदमी 15% कंपाउंड इंटरेस्ट पर 28,400 रुपए बोरो करता है कंपाउंडेड एनुअली। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर ही पेज 9100 एज पार्ट पेमेंट। हर साल के एंड में वो 9100 रुपए चुकाता है, ठीक है ना। हाउ मच डज ही स्टिल ओ आफ्टर 2 सच इंस्टॉलमेंट। ऐसी 2 इंस्टॉलमेंट के बाद उसे और कितना बकाया, कितना और चुकाना पड़ेगा। बढ़िया सवाल है, बता दो जरा। हैं जी, देखो कितना उधार लिया इसने भैया 28,400 रुपए। 28,400 रुपए उसने उधार लिया है सचिन। अब बताओ ब्याज की दर कितनी है 15% पर एनम। तो एक साल बाद क्या हो जाएगा अमाउंट 115%। 115% एक साल बाद अमाउंट हो जाएगा। इसमें से कितना चुका देगा ये 9100 रुपए चुका देगा। कितना 9100 रुपए। कोई तकलीफ, आप बोलोगे नहीं सर कोई भी तकलीफ। ये एक साल बाद क्या हो जाएगा अमाउंट। अब अगले साल फिर ये 15% लगेगा इस पे ब्याज। तो अगले साल बाद क्या हो जाएगा फिर से 115% हो जाएगा। 115% या फिर 23/20 गुना क्या हो जाएगा 23/20 ही करके लिख लेता हूं। अगर ब्याज की दर 15% पर एनम है तो सोच रहे हैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 3/20। ये हो गया। अगर 28,400 रुपए उधार लिया है तो एक साल में आपका पैसा 3/20 बढ़ के हो जाएगा 23/20 गुना। एक साल बाद इसने 9100 रुपए चुका दी तो -9100। ये एक साल बाद अमाउंट है। ये अमाउंट है एक साल के बाद। फिर अगले साल फिर ये 15% ब्याज लगेगा 15% बढ़ जाएगा यानी कि 23/20 गुना। फिर इसमें से प्यारे बच्चों फिर दूसरे साल के एंड में, हर साल के एंड में 9100 चुकाता, दूसरे साल के एंड में फिर 9100 रुपए चुका देगा तो 9100 रुपए और कम हो जाएंगे। अब ये क्या आ गया 2 साल बाद अमाउंट।
अब थर्ड ईयर के एंड में क्या हो जाएगा, ये फिर से 23/20 गुना हो जाएगा, है कि नहीं, ऐसा चिन्ह फिर से 23/20 गुना हो जाएगा। सही है, कोई तकलीफ, 23/20 गुना हो जाएगा। थर्ड ईयर के एंड में क्या करता है वो, फिर से 9100 रुपए चुकाता है। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर ही पेज 91 एंड पार्ट पेमेंट। हाउ मच डज ही स्टिल ओ आफ्टर 2, अच्छा 2 इंस्टॉलमेंट के बाद पूछा है, 2 इंस्टॉलमेंट के बाद ये हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, यही आपको निकालने। तो जो भी आंसर आएगा क्या दिखाई दे रहा है, 23 का मल्टीपल, ये पूरा, ये है इसकी पूरी बेसिक कैलकुलेशन। क्या है इसकी बेसिक कैलकुलेशन, या तो आप ये पूरी बेसिक कैलकुलेशन करो, यहां से आप यूनिट डेट में मैच कर सकते, यूनिट डेट मैच कर लो, या फिर सीधा आप क्या कर सकते हो 23 का मल्टीपल। ये पेपर में कुछ भी लिखना नहीं है, आपको पता है कि जो भी पैसा होगा हर साल 15% बढ़ता जाएगा। एक साल बाद 15% बढ़ा, फिर 9100 रुपए माइनस, फिर अगले साल 15% बढ़ा, फिर 9100 रुपए माइनस, फिर थर्ड ईयर के एंड में फिर 15% बढ़ाएंगे, थर्ड ईयर में फिर 15% बढ़ाओगे, यानी कि 115% हो जाएगा, यानी कि 23 का मल्टीपल। बताओ 23 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, यहां पे चेक कर लो। 23 सत्ते 161, कितना बचेगा, 23 सत्ते 161, 16 बच गया 169, 23 सत्ते 161, 85 नहीं ना, 23 सत्ते 161, कितना बचा प्यारे बच्चों, 18, 189, तो 23 सत्ते 23 अट्ठे 184, ठीक है, 23 अट्ठे 54 बच गया, नहीं 23 सत्ते 161, कितना बच गया फिर से 18, 187, 23 अट्ठे 184, कितना बच गया 33, नहीं कटा, क्या आंसर होना चाहिए, 23 अट्ठे 161, बचा कितना 17, 171, तो 23 सत्ते 110, तो 7 कैसे भाई, 23 सट्टे 161 और 17 171, फिर 23 सत्ते 161 10 107, यहां फिर से देखो 23 सत्ते 161 और बचा कितना 16 बचेगा 169, 23 सत्ते 161, 85 नहीं ना, 23 सत्ते 161, 18 189, 23 अट्ठे 184, 5 4 नहीं, 23 सत्ते 161, 18 187, 23 अट्ठे 184, कहां गड़बड़ हुई है भाई इस सवाल में, 28 गुणा 400 गुणा 1.15 माइनस 9100, ठीक है, गुणा 1.15 माइनस 9100, यार गड़बड़ कर दी हमने, यहाँ पे इतना करना ही नहीं है, बताते भी नहीं हो तुम लोग, 2 साल है ही नहीं है, कितने केवल 3 साल ही है, कितना है ये 2 साल, ये 3 साल है ही नहीं, क्या है केवल 2 साल ही तो है। ए पर्सन बोरोस 28,400 एट 15% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयर, कंपाउंडेड एनुअली। एक आदमी 28,400 रुपए उधार लेता है 15% पर एनम पर, जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, हर साल के एंड में ही पेज 9100 एज पार्ट पेमेंट। फर्स्ट ईयर के एंड में 9100 रुपए चुका दिया, सेकंड ईयर के एंड में 9100 रुपए चुका दिया। हाउ मच डज ही स्टिल ओ आफ्टर 2 सच इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट के बाद, यानी कि 2 साल के बाद ही, है ना, 2 साल के बाद पूरा कर्जा नहीं उतरा, और कितना पैसा उसे चुकाना पड़ेगा, इतना सा सवाल था यार। अगर 28,400 रुपए है, कर्जा लिया उसने, हर साल आपका पैसा 15% बढ़ेगा 3/20, तो एक साल बाद क्या हो जाएगा 23/20 गुना, एक साल बाद 23/20 गुना हो जाएगा, फिर इसमें 9100 रुपए चुका देंगे, तो एक साल बाद ये अमाउंट हो जाएगा ना, एक साल बाद क्या हो जाएगा ये अमाउंट, एक साल बाद अमाउंट ये, फिर ये 15% बढ़ जाएगा, कितना 3/20 बढ़ जाएगा, तो 23/20
20 गुना, ये हो जाएगा। लेकिन 2 साल के एंड में आप 9100 रुपए इसमें चुका भी दोगे तो 9100 रुपए क्या हो जाएगा, माइनस। लेकिन अभी भी जो पैसा बचा वो चुकाने के लिए बाकी है 2 इंस्टॉलमेंट के लिए, तो केवल यही निकालना है इसमें, तीसरे साल में नहीं जाना है ना बच्चों। 2 इंस्टॉलमेंट के बाद पहली इंस्टॉलमेंट चुका दी 9100 की, दूसरी चुका दी, जो रिमेनिंग पैसा है वही आपको लौटाना है। ठीक है, बताओ ये कैलकुलेशन क्या है। हाँ जी, यूनिट डिजिट मैच कर लेते हैं अब तो। इस सवाल का क्या मैच कर लेते हैं हम लोग, यूनिट डिजिट। बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, जल्दी बताइए, जल्दी से बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। गुणा 23/20 है, ठीक है ना जी। यहां से देखो, अगर 23/20 के अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 400, 400 से 4 ये कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, 71 है ना। 1 तिया 3, यहां से यूनिट क्या रहेगा, यहां से तो यूनिट 0 ही रहेगा, यानी कि 3 माने 0, 3 माने 0 3, और उसमें से भी 0 घटाएंगे तो एंड में क्या आने वाला है, ठीक है 17994, 17994 कैसे भाई, 28400 गुणा 23 डिवाइडेड बाई 400। एक सेकेंड, 28400 गुणा 23/20 माइनस 91। अगर इसको 20 से काटते भी हैं, मान लो जो 20 से काट देते तो कितना आ जाएगा, 1420 गुणा 23 माइनस 9100, ठीक है ना, और गुणा 23/20। अगर इसको 20 से भी काटेंगे, मान लो कि 20 से अगर यहां अंदर भी ले जाएं तो भी क्या आ जाएगा भैया, 20 से आपका ये वाला कट जाएगा कितनी बार, 71 गुणा 23, और 20 से कितनी बार कट जाएगा जी आपका, 0, 455, कितना आएगा 455 गुणा 23 माइनस 9100। केवल यूनिट मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, बताइए 1 तिया 3, तो 3 तो घटेगा नहीं, तो क्या लोगे आप, 13, 13 माइनस 5 8, 8 तिया 24, 4, 4 माइनस 0 4, ये वाला आएगा, ठीक है ना, गड़बड़ कर दी थी पहले, ठीक है ना, 17994 रुपये। ठीक है, अच्छा मैं करके देख लेता हूं, 28,400 गुणा 23 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 9100 गुणा 23 डिवाइडेड बाई 20 और माइनस 9100, 17994 आएगा, ठीक है ना, सही है। केवल यूनिट मैच करना है, इसमें और कुछ भी नहीं है। आओ अगला सवाल, सवाल है आपके सामने 221। एक आदमी 3 साल के लिए 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर कुछ पैसा उधार लेता है। दूसरे साल के एंड में उसने 8470 रुपए जमा किए, तीसरे साल के एंड में उसने 13,310 रुपए जमा करे और कर्जा फ्री हो गया, यानी कि 2 साल के एंड में 8470 रुपए चुका के और थर्ड ईयर के एंड में 13,310 रुपए चुका के लोन फ्री हो गया, उसका सारा डेप्ट क्लियर हो गया। वॉट वॉज द मनी ही बोरोड, उसने कितना पैसा उधार लिया था। उल्टा सवाल है ये, अभी तक हमने जो सवाल करे उनमें क्या दे रखा था आपको, प्रिंसिपल, इतना पैसा चुका है, इतना पैसा चुका है, बताइए कितना पैसा बाकी है। यहां क्या पूछा है, उल्टा सवाल, प्रिंसिपल कैसे करेंगे। इस सवाल को करने का एक बेस्ट तरीका है, अगर वो आपको आता है तो सवाल जल्दी होगा, वरना कैलकुलेशन में पागल रह जाओगे। एक आदमी ने 3 साल के लिए 10% पर एनम पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर पैसा उधार लिया। क्या हुआ, एक आदमी ने 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा उधार लिया 3 साल के लिए, ठीक है ना। एट द एंड
of second year he deposit 8470. At the end of third year he clears all his debt by paying 13310. ठीक है ना। एक आदमी ने कितना पैसा उधार लिया हमें नहीं पता। 2 साल के एंड में उसने कितना कर्जा लौटाया? 8470 2 साल के एंड में, और 3 साल के एंड में उसने लौटाया 13,310 रुपए। पूछा है कितना पैसा उधार लिया था, बताइए। ब्याज की दर है 10% पर एनम, ठीक है ना। सेकेंड ईयर के एंड में उसने लौटाया है 8470, और थर्ड ईयर के एंड में उसने लौटाया 13,310 रुपए। थर्ड ईयर के एंड में, दिमाग लगाइए, ध्यान सुनेगा। अगर ब्याज की दर 10% है, यानी कि 1/10, तो हर साल आपका पैसा 11/10 गुना हो जाएगा ना। हर एक साल में आपका पैसा क्या होगा? 11/10 गुना। जो उसने 3 साल के एंड में 13,310 रुपए लौटाया है, वो उधार कितना लिया होगा आप बताइए। आज जो पैसा उसने लिया है उधार, वो 3 साल बाद 13,310 करके उसने लौटाया है, तो कितना पैसा उधार लिया होगा उसने? 10,000 रुपए। 10,000 उधार लिया होगा कि नहीं? अगर ब्याज की दर 10% है, 1/10, हर साल आपका पैसा क्या हो रहा है? 11/10 गुना, यानी कि एक साल में आपका पैसा हो जाएगा 10 से 11, तो 3 साल में क्या आएगा? 10 का क्यूब और 11 का क्यूब, पावर 3 हो जाएगा ना। तो 11 का क्यूब 13,310 है, 11 का क्यूब 13,310, 10 गुना, तो 10 का क्यूब भी 10 गुना आ जाएगा। कितना? 10,000 रुपए आ गया ना। 10,000 रुपए, कोई तकलीफ? यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो आज उसने 10,000 रुपए कर्जा लिया है, अगर उस पैसे को 3 साल बाद लौटाएगा तो 13,310 करके लौटाना पड़ेगा कि नहीं? समझे ना मेरे भाई। 2 साल बाद उसने 8470 रुपए लौटाया। अगर 2 साल बाद 8470 रुपए लौटाया, तो आज कितना कर्जा लिया होगा? ब्याज की दर 10% है, 1/10, यानी कि 11/10 गुना, यानी कि एक साल में आपका पैसा क्या होगा? एक साल में आपका पैसा 10 से 11 हो जाएगा, तो 2 साल में क्या आ जाएगा? 100 से 121। हर एक साल में आपका पैसा 10 से 11, तो 2 साल में क्या आएगा? 100 से 121। 2 साल उसने लौटाया 8470, कितने गुना? 70 गुना। यानी कि आज उसने पैसा कितना उधार लिया होगा? 100 की वैल्यू भी 70 गुना, यानी कि आज उसने 7,000 रुपए उधार लिया होगा, तो 2 साल बाद 8470 चुकाना पड़ेगा कि नहीं? तो 10,000 रुपए इसको चुकाने के लिए, और 7,000 रुपए उसने उधार लिए जो उसने चुकाया 847, यानी कि उसने कर्जा कितना उधार लिया प्रेजेंट में? 10,000 ये और 7,000, यानी कि टोटल। इससे बढ़िया तरीका नहीं साल को करने का, अलग अलग निकाल लो, है कि नहीं मेरे भाई? समझा ना भाई। ये 10,000 रुपए 3 साल बाद 13,310 बन जाएंगे, और ये 7,000 रुपए 2 साल के बाद 8470। अगर आज 7,000 रुपए उधार लिए तो 2 साल के बाद 8470 लौटाने पड़ेंगे कि नहीं? तो आज 7,000 उधार लिए होंगे, इसको चुकाया है तो 10,000 उधार लिए होंगे, तो टोटल यानी कि 7-10 17,000। समझे? आइए ये बताओ, एक और सवाल ऐसा ही सवाल है 222 बनाना। एक आदमी ने 3 साल के लिए 10% की दर से कुछ पैसा उधार लिया, जो एनुअली कंपाउंड हो रहा है। एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के एंड में ही रिपेड ए सम ऑफ 6634। 2 साल के एंड में उसने 6634 रुपए लौटाए। एंड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर ही क्लियर्ड ऑफ द डेप्ट बाय पेइंग 13,200 रुपए। तीसरे साल के एंड में उसने 13,200 रुपए जो है देके अपना जो है डेप्ट फ्री कर लिया। व्हाट वाज द सम बोरोड बाय हिम? उसके द्वारा उधार ली की राशि क्या थी, बताइए। बिल्कुल इसी तरह का सवाल है जैसे मैंने अभी पिछला वाला बताया, लेकिन इसको करने का तरीका अलग हो, इसलिए मैंने 2 सवाल डाले। एक आदमी ने 3 साल के लिए 10% की दर से पैसा उधार लिया। 2 साल के एंड में उसने 6634 रुपए, है ना, 2 साल के एंड में 6634 रुपए, और 3 साल के एंड में 13,200 रुपए चुका के कर्जे से फ्री हो गया। प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ये उसने चुकाया है सेकेंड ईयर के एंड में, और ये उसने पैसा चुकाया है थर्ड ईयर के एंड में। कर्जा खत्म। बताओ कितना पैसा उसने उधार लिया था?
फर्स्ट ईयर की शुरुआत में कितना पैसा उधार लिया था, बताइए, बनाओ। करो जी। सचिन, एक आदमी ने कुछ पैसा उधार लिया 10% ब्याज की। 10% का मतलब है हर एक साल में आपका पैसा 11/10 गुना हो जाएगा, 10% बढ़ जाएगा, ठीक है ना बच्चे। 2 साल के एंड में 6634 रुपए, तीसरे साल के एंड में 13,200 रुपए चुकाए और कर्जा समाप्त। अगर इसको पिछले सवाल की तरह करोगे कि मान लो आज 100 उधार लिया है तो 2 साल बाद कितना लौटाना होगा, 121। तो 121 की वैल्यू दी है, 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा ना। अगर आज 10 का क्यूब यानी कि 1000 उधार लिया है तो 3 साल बाद कितना लौटाना होगा, 1331। 1331 की वैल्यू दी है 13,200, 100 की वैल्यू निकाल लेते, 1000 की वैल्यू निकाल लेते हैं। निकालने में हालत खराब हो जाएगी क्योंकि 1331 से 13,200 कटेगा ही नहीं ना। चला, सवाल तो आसान हो गया था, ये नहीं हो रहा। आप कहोगे सर फिर ये सवाल कैसे निपटाया जाए, यही तो सोचने के तरीके हैं, यही तो पागल बनाता है एग्जामिनर आपको। सुनिए मेरे भाई, फर्स्ट ईयर की शुरुआत में उसने कितना पैसा उधार लिया था, ब्याज की दर है 10% पर एनम। सेकेंड ईयर के एंड में 6634 रुपए लौटाया, थर्ड ईयर के एंड में लौटाया 13,200 रुपए। आप ये सोचो, अगर ये पैसा थर्ड ईयर के एंड में ना देके सेकेंड ईयर के ही एंड में दिया होता तो कितना पैसा चुकाना पड़ता, उसे बताओ। ये भी सोचना लॉजिक है ना, गजब का तरीका बताऊंगा। ये जो उसने थर्ड ईयर के एंड में 13,200 रुपए चुकाया है, अगर तीसरे साल के एंड में ना चुका के सेकेंड ईयर के एंड में ही दिया होता तो कितना पैसा उसे लौटाना पड़ता, आप बताओ। ब्याज की दर 10%, 1/10 यानी कि एक साल में आपका पैसा क्या हो जाएगा, 10 से 11 की वैल्यू 13,200 है, कितने गुना, 1200 गुना, कितने गुना, 1200 गुना। तो 10 की वैल्यू भी 1200 गुना आ जाएगी, यानी कि कितना, 12,000 रुपए। मैं ये कह सकता हूं कि जो पैसा उसने थर्ड ईयर के एंड में 13,200 चुकाया है, अगर वो थर्ड ईयर के एंड में ना चुका के सेकेंड ईयर के एंड में ही चुका देता तो उसे 12,000 रुपए देना पड़ता। यानी कि सेकेंड ईयर के एंड में अगर वो सारा कर्जा सेकेंड ईयर के एंड में खत्म करता तो सेकेंड ईयर के एंड में उसे कर्जा खत्म करने के लिए 12×6 18,634 रुपए देना पड़ता ना। अगर वो सारा का सारा लोन सेकेंड ईयर के एंड में खत्म करता तो उसे सारा लोन खत्म करने के लिए देना पड़ता 18,634 रुपए। बताओ लोन लिया कितना होगा, आज लोन लिया है 2 साल बाद लौटाना होगा 18,634। ब्याज की दर है 10% पर एनम, यानी कि एक साल में 10 से 11, 2 साल में क्या आएगा 100 से 121 की वैल्यू 18,634 से बताओ कितने गुना। बिल्कुल इजी इजी जाना चाहिए, 121 से कम 121, बचेगा कितना 5 और 6 653, तो 121 पंजे ही जा पाएगा भाई, 605 ना, यानी कि क्या 154 गुना। अगर 154 गुना है तो 100 की वैल्यू भी 154 गुना आएगी, यानी कि कितना 15,400 रुपए। बताओ इजीली हुआ कि नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर है ना। तो आप देख रहे हो सवाल तो दोनों सेम है, लेकिन दोनों को करने की अप्रोच क्या है, डेटा के हिसाब से, है कि नहीं प्यारे बच्चों। जिस बच्चे ने मान लो ये सवाल सीखा उसको दे दिया जाए कर ही नहीं पाएगा वो, है कि नहीं। आइए आगे चलते हैं, बताइए। सवाल है आपके सामने 223, बनाओ। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए बैंक ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम कैलकुलेटेड हाफ ईयरली ऑन इट्स डिपॉजिट्स। ठीक है, a customer deposit 2400 each on 1st January and 1st July of a year। सही बच्चे, find the amount received at the end of second year। सेकेंड ईयर के एंड में उसे कितनी राशि प्राप्त हुई, नहीं समझे। एक बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट देता है 5% पर एनम पर, जो हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। ठीक है बच्चों, एक कस्टमर 1 जनवरी को 2400 रुपए और 1 जुलाई को भी 2400 रुपए जमा कर देता है, ठीक है ना सचिन। तो पूछा है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड में फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईयर, साल के अंत में उसे कितनी राशि प्राप्त होगी कस्टमर को। ध्यान सुनेगा, साल का मतलब क्या होता है 12 महीने,
साल का मतलब है 12 महीने। मान लीजिए एक आदमी ने खाता खुलवाया 1 जनवरी को, 1 जनवरी को खाता खुलवाया और उसमें खाते में 2400 रुपए जमा कर दे। कितने रुपए जमा कर दिए? 2400 रुपए जमा कर दिए मेरे भाई, ठीक है ना, कोई तकलीफ? A customer deposit 2400 each on 1st January and 1st July of year. 1 जनवरी को खाता खुलवाया, 2400 रुपए जमा कर दिए। अब 1 जुलाई को फिर बैंक में गया, फिर से 2400 रुपए जमा कर दिए, है ना, फिर से 2400 रुपए जमा कर दिए। तो बताइए 1 साल के एंड में उस आदमी को, कस्टमर को कितनी राशि प्राप्त होगी? 1 जनवरी से 6 महीने के बाद 1 जुलाई आएगा ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने बीत गए। यानी कि 1 जनवरी को 2400 रुपए जमा करे, फिर उसने 6 महीने के बाद 1 जुलाई को 2400 रुपए जमा करे, और फिर 6 महीने के बाद 1 साल हो जाएगा कंप्लीट। और जब 1 साल खत्म होगा तो ये अमाउंट कितना बन जाएगा, ये पूछा है कि नहीं? कोई तकलीफ? आप बताओ, बैंक जो है 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन कैसे? हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। ब्याज अगर 1 साल में 5% है तो 6 महीने में कितना होगा? 2.5%। तो पहले 6 महीने में 2.5% ब्याज, सुनना, पहले 6 महीने में 2.5% ब्याज और अगले 6 महीने में 2.5% ब्याज, है कि नहीं प्यारे बच्चों? पूछा है अमाउंट क्या हो जाएगा। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, ठीक है ना बच्चों? आप इस सवाल के ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं तो अप्रोक्स कर सकते हैं। आप बताओ, ये जो 2400 रुपए उसने जमा करे हैं सचिन, ये जो 2400 रुपए उसने जमा करें 1 जनवरी को, इस पे 6 महीने का 2 बार सक्सेसिव, यानी कि 2.5% और 2.5% का सक्सेसिव ब्याज मिलेगा, है ना। ये 2400 रुपए जो जमा करें, ये पहले 6 महीने में 2.5% बढ़ जाएंगे, फिर अगले 6 महीने में 2.5% बढ़ जाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ? लेकिन ये जो 2400 रुपए प्यारे दोस्तों उसने 1 जुलाई को जमा करें, कब? 1 जुलाई को, इस पे केवल लास्ट के 6 महीने का, यानी कि केवल 2.5% ही ब्याज मिलेगा, है कि नहीं? इस पे केवल 2.5% ही ब्याज मिलेगा, यानी कि उससे ब्याज मिलेगा सेम। अगर पैसे की बात करें 2400 रुपए, तो 2400 रुपए का 2.5% का सक्सेसिव, और यहां मिलेगा 2400 रुपए का केवल, तो कुल ब्याज कितना मिला आप खुद बताओ। 2.5 और 2.5 का सक्सेसिव कितना आएगा? 2.5 प्लस 2.5 7.5, सॉरी 2.5 प्लस 2.5 5, प्लस 2.5 गुणा 2.5 कितना होता है? 6.25 बटे 100, यानी कि 0.0625, है कि नहीं भाई? इस 2400 रुपए पर सचिन कितना ब्याज मिलेगा? 2.5 और 2.5 का 2.5 x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, 2.5 प्लस 2.5 5, प्लस 2.5 गुणा 2.5 6.25 बटे 100, 0.0625%। और इस 2400 रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा? 2.5%। तो कुल मिलाकर उसे ब्याज कितना मिला मेरे प्यारे भाई? लगभग कितना ब्याज मिला? 7.5% के करीब। 5 और 2.5 कितना आ गया? 7.5, है ना। अगर मैं इसको देख सकता हूं तो इसको ब्याज मिला अप्रोक्स, लगभग एग्जैक्टली लिख दूं चलो अगर, तो 7.5625 इतना ब्याज मिल जाएगा। कितने का? 2400 का। कितना? 2400 का। ये 2400 का 2.5 प्लस 2.5 सक्सेसिव, ये 2400 का 2.5%, तो कुल मिला के 2400 का 7.5625% ब्याज मिल जाएगा। तो बताओ अमाउंट क्या हो जाएगा? 2400 रुपए, 2400 रुपए उसने दो जमा ही कर दिए, तो 4800 रुपए तो है ही खाते में, है ना। तो ब्याज जो मिलेगा 4800 प्लस, बताओ 4800 प्लस और कितना? 2400 का 7.5625%, ये ब्याज ऐड कर देंगे, अमाउंट आ जाएगा ना ये। तो 4800 से ज्यादा ही आंसर आएगा, यानी कि आंसर नहीं। अब ये इन तीनों में से आंसर होगा। 2400 रुपए का 7.5625% क्या है? 7.5% होता है 3/40, 2.5% 1/40, 7.5% 3/40, 3/40 कितना आ जाएगा बच्चों? 180। कितना आ जाएगा? अप्रोक्स 180। 180 से थोड़ा सा क्या आएगा? ज्यादा है ना भाई। 2400 का 7.5% आपको निकालना है, 2.5% 1/40, 7.5% 3/40, 40 से 2400 60 बार 60 थी, 180 से हल्का सा ज्यादा, यानी कि आपका अमाउंट ये होगा प्यारे बच्चे, हो जाएगा ना अमाउंट 4800 प्लस 180, यानी कि 4900
4980 से थोड़ा सा ज्यादा है। ये क्या आंसर है, समझे ना? कोई तकलीफ, अप्रोक्स कर लेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। आइए दोस्त, ये बताइए, सवाल नंबर आपके सामने 224 बनाइए। ये सवाल देखो, ये सवाल आया है आरपीएफ एसआई 2024 के पेपर में। और बैंक वाले देखो कितना जुल्म करते हैं बालकों पे, बैंक वाले हैं, देख रहे हो आप। एक बैंक पर एनम ये 5.6% कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ऑफर करता है ना, कैलकुलेटेड ऑन ए हाफ ईयरली बेसिस, जो हाफ ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। एक कस्टमर डिपॉजिट 7346 रुपी ईच ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई ऑफ ईयर। एक कस्टमर 1 जनवरी और 1 जुलाई दोनों को ही 7346 रुपए डिपॉजिट करता है। एट द एंड ऑफ ईयर द अमाउंट ही वुड हैव गेन्ड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट इज, एक साल के एंड में वो इंटरेस्ट के माध्यम से, ब्याज के माध्यम से प्राप्त होने वाली राशि, नहीं गलत लिखा हिंदी में, एट द एंड ऑफ ईयर द अमाउंट ही वुड हैव गेन्ड बाय वे ऑफ, ब्याज के माध्यम से प्राप्त होने वाली राशि, यानी कि ब्याज पूछा है। हाँ सही है, ठीक है ना बच्चों? बताओ, एक साल के एंड में उसे ब्याज कितना मिलेगा, अमाउंट नहीं पूछा है। क्या पूछा है? एट द एंड ऑफ ईयर द अमाउंट ही वुड हैव गेन्ड, कितना अमाउंट गेन करेगा बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज के तौर पर, ब्याज के तौर पर कितने रुपए वो कमाएगा। समझे? बनाओ। देखो सवाल तो सेम ही है। समय क्या है? 1 साल, 1 साल का मतलब 12 महीने। भाई एक आदमी ने 1 जनवरी को भी जमा करा, कितना पैसा? 7346 रुपए, खाता खुलवाया, फिर 1 जुलाई को भी जमा कर दिया उसने 7346 रुपए। तो 1 जनवरी से 1 जुलाई तो 6 महीने बाद हो गया ना, यानी कि 1 जनवरी को पैसा जमा करा, फिर 6 महीने बाद 1 जुलाई को जमा करा, फिर 6 महीने बाद 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। 1 साल के बाद एज ए वे ऑफ इंटरेस्ट कितना गेन करेगा, ये पूछा है ना। आप बताओ, ब्याज जो ऑफर कर रहा है बैंक वो 5.6% क्या दे रहा, कंपाउंड इंटरेस्ट। 1 साल में 5.6% है, तो 6 महीने में कितना होगा? 2.8%। अगले 6 महीने में क्या आएगा? 2.8%। आपको बस ये सोचना है कि जो पैसा उसने 1 जनवरी को जमा किया 7346 रुपए, उस पर 2.8% और 2.8% का सक्सेसिव ब्याज मिलेगा। और जो पैसा उसने 1 जुलाई को जमा करा 7346 रुपए, इस पे केवल 2.8% ब्याज मिलेगा, है कि नहीं? तो कुल मिला के जो उसे सीआई मिलने वाला है 2 हिस्सों से मिलने वाला है। पहले 7346 पर 2.8 और 2.8 का सक्सेसिव, जो कितना आएगा प्यारे बच्चों? 5.6 और 2.8 गुणा 2.8 7.28 का वर्ग 784, 7.84 बटे 100 करूंगा तो 0.0 ये आएगा ना, 2.8 और 2.8 का सक्सेसिव। और इस वाले 7346 रुपए पर तो केवल 2.8% ब्याज मिलेगा प्लस 2.8। तो कुल मिला के जो ब्याज मिला वो कितना मिला? 5.6 और 2.8 कितना आ गया प्यारे बच्चों? 8.4784, ये आ गया 8.4784%। देख पा रहे हो आप, है कि नहीं सचिन? 8.4784% आपको ब्याज मिलेगा। ऑप्शन देखिए, 616, 612, 626, 622। कितने का फर्क है? 4 रुपए का फर्क है। ये एग्जैक्ट सवाल है रेलवे का, वो भी कौन से का? सब इंस्पेक्टर का। और ये तो मैं एक करा रहा हूं, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो आपको कई सारे सवाल मिलेंगे, यानी कि, और ये करना पड़ेगा, है ना। ये यूनिट डिजिटल सम वाला सवाल नहीं, क्योंकि आंसर क्या है? 2 स्थान तक 7346 रुपए का 8.4784% आपको निकालना है, ठीक है ना। बताओ जरा क्या होगा। पहले 7346 रुपए का निकाल लो 8%, क्या निकालो? 700 रुपए का 8%, 700 का 8% क्या आएगा? 500,
560 560 आएगा। 7,000 का 8%, 560। पहले 7,000 का 8% निकालेंगे, 560। फिर बचा 300, 300 का 8% क्या आएगा, 24। फिर बचा 46, 46 का 8% क्या आएगा, वैसे 50 का 8% तो 4 होता है, तो 46 का 8% भी लगभग 4 ही मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, 0.1 0.2 का फर्क आएगा, क्या आएगा, लगभग 4। ये मैंने निकाल लिया 8%। अब मुझे निकालना है इसी 7,346 का 0.4784। अच्छा, 0.4784% बाद में निकालना। ये लगभग लगभग कितना है, 0.5%। क्या है, 0.5% से थोड़ा सा कम है ना, है ना। ये लगभग कितना है, 0.48% ही है, 0.5% के करीब। तो 7,346 का अगर 1% भी निकालूं, देखिए 7,346 रुपए ना, अगर इसका 1% निकालना, 1% निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग, है ना। 73.46, 73 पॉइंट, ये 1% की वैल्यू, तो 0.5% क्या आएगा, इसका आधा आएगा, है कि नहीं। 7,346 का पहले 1% निकालो 100 से भाग करके, फिर 1% का आधा होता है 0.5%, तो 73.46 का आधा क्या आएगा प्यारे बच्चों, लगभग आ जाएगा आपका 36 रुपए के करीब, है ना। लगभग किसके करीब आ जाएगा, क्योंकि आधे से कम ही आएगा, लगभग 36 रुपए के करीब आ जाएगा। तो आप ये बताओ, ये लगभग जोड़ के कितना बना है अप्रोक्स, 24 और 36 60, 560 और 60 620 और 4 600, बताओ 624 के करीब बना। 624 के करीब कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, ये वाला तो ऑप्शन है नहीं। 24 और 36 60, 560 और 60, 620 और 4 624। 624 से ज्यादा आएगा कि कम आएगा, ये देखना पड़ेगा ना दिमाग लगाना है। बताओ मेरे भाई, 7,000 का 8% तो 560, 300 का 8% 24, ये 46 का 8% क्या आएगा, 46 का 8% 4 से कम आएगा, है कि नहीं। और मुझे निकालना है 0.5%, तो 0.5% कितना आएगा मेरे भाई, इसका बताओ। 1% है 73.46, तो 0.5% आएगा, इसका आधा, यानी कि लगभग ये आ जाएगा 36.17, नहीं 36, 36.5 आ जाएगा ना, ये आ जाएगा लगभग 36.2% अगर कम करूं, ये मैंने 0.5% निकाला, इसका 0.2% अगर हम कम करेंगे, 0.02%, 0.02% का मतलब आ जाएगा जी आपका यहां पे 36 से भी कम आएगा, ये क्या आएगा, 36 से भी कम आएगा। 0.5% है 73.46 का आधा, यानी कि लगभग ये मान लीजिए कि ये आपका है, आपका 36.5, कितना, 36.5। लेकिन 0.5% नहीं निकालना, क्या निकालना है, 0.4784%। तो और कम होगा मेरे भाई, कितना, लगभग 0.02% कम होगा, और कम करेंगे तो 36 से भी कम आएगा, यानी कि 624 से क्या आना चाहिए, क्या आंसर है ना बच्चे। 4-4 रुपए का फर्क है, आप देख लीजिए, इतनी भयंकर कैलकुलेशन कर देते हैं। 7,346 इंटू, ठीक है ना मेरे भाई, ऊपर तो हमने एग्जैक्ट किया, लेकिन ये 4 से कम होगा, 36 से कम होगा, तो 624 से कम आएगा, एक ही ऑप्शन है 622.82, लगभग 623 रुपए के करीब, ठीक है ना। आओ, ये 2 सवाल मैंने करा दिए, एक तो बहुत आसान था ये वाला, यहां कैलकुलेशन में, और यही करना पड़ेगा, चाहे कोई तुमको पढ़ाए या ना पढ़ाए, कोई टीचर नहीं कराता इस तरह के सवाल, लेकिन आपको करना यही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, पूरी दुनिया में भटक लीजिए, ठीक है ना जी। आओ आगे चलते हैं, ये बताएंगे। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 225, करो। ये सवाल आया है एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में। ए एंड बी बोरोड सेम अमाउंट फॉर सेम पीरियड, ए और बी ने सेम पैसा उधार लिया सेम पीरियड के लिए। ए बोरोड एट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% ईयरली, ए ने 8% के ईयरली रेट पर
और बी ने बोरो किया 5% के हाफ ईयरली रेट पर, है ना। एट द एंड ऑफ ईयर द रेशियो ऑफ बीज इंटरेस्ट टू दैट ऑफ एज इंटरेस्ट, एक साल के एंड में बी के इंटरेस्ट और ए के इंटरेस्ट का अनुपात कितना होगा, बताइए बच्चों, समझे, बनाइए। एक साल के एंड में बी के इंटरेस्ट और ए के इंटरेस्ट का अनुपात क्या होगा। दोनों ने सेम पैसा उधार लिया, सेम टाइम के लिए, टाइम कितना है, एक साल। तो सबसे पहले हम बी का ब्याज निकालते हैं, फिर ए का निकालेंगे, ये ना सचिन। बताओ बच्चों, देखो बहुत बढ़िया सवाल है ये। बी का निकाल लेते हैं। बी ने पैसा उधार लिया है 5% पर एनम के कंपाउंड इंटरेस्ट पर एक साल के लिए। अगर समय एक साल है, हाफ ईयरली कंपाउंड करें तो 6 महीने की 2 साइकिल हो जाएंगी। एक साल में 5% तो 6 महीने में कितना, 2.5%। 6 महीने में कितना, तो सीआई मिलेगा 2.5 और 2.5 का सक्सेसिव। अब सक्सेसिव करूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा, तो किस में बदल लेता हूं, फ्रैक्शन में। 2.5% मतलब 1/40। हर 6 महीने में आपका पैसा 1/40 बढ़ेगा। 1/40 बढ़ने का मतलब क्या, कि हर 6 महीने में आपका पैसा 40 से 1 बढ़ के हो जाएगा 41। तो एक साल में क्या आएगा इसका स्क्वायर, यानी कि 1681/1600। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 1600 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 1681। तो आपको ब्याज कितना मिल जाएगा, 81। आपको 81 ब्याज मिल जाएगा कितने पर, 1600 पर। तो आपको ब्याज मिला 81/1600। परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100% कर देंगे, लेकिन हमें तो रेशियो निकालना है। ए ने पैसा उधार लिया 8% के सिंपल इंटरेस्ट पर, तो ए को कितना ब्याज मिलेगा, 8% है बच्चों। ए को कितना ब्याज मिलेगा, 8%। 8% की फ्रैक्शन 2/25, ये आ गया। तो आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये 81/1600, 2/25 ऊपर जाके पलट जाएगा 25/2, ये आ जाएगा। 25 से 104 बार, 16 चौका 64, दूनी 128। तो इसका आंसर है 81/128। ठीक है जी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं है भाई। ए और बी ने पैसा उधार लिया है 8% के रेट से, और बी ने 5% पर एनम के रेट से। ये भी 8 तो नहीं कहीं, यही आंसर है मेरे भाई, है ना। इस सवाल के ऑप्शन गड़बड़ हैं। इस सवाल में क्या किया एग्जामिनर ने, ये ईयरली करा ही नहीं है उसने, हाफ ईयरली करा ही नहीं है। इस सवाल के जो सही आंसर आएगा वो यही वाला आएगा। ठीक है, 81/128। फिर से मैं आपको दिखा देता हूं, ए और बी ने सेम पैसा उधार लिया है, सेम राशि है ना, सेम टाइम के लिए। ए ने 8% के सिंपल इंटरेस्ट पर और बी ने कंपाउंड इंटरेस्ट रेट का 5% हाफ ईयरली बेसिस पे। समय एक साल है, एक साल का मतलब 12 महीने। अगर ब्याज की दर 5% है तो 6 महीने में कितना होगा, 2.5%, 1/40। अगले 6 महीने में 2.5%, 2.5% मतलब 1/40। तो 6 महीने में आपका पैसा क्या हो जाएगा, 40 से 41। एक साल में क्या आएगा इसका स्क्वायर, तो 1681/1600 हो जाएगा ना। प्रिंसिपल है 1600 तो अमाउंट हो गया 1681। तो आपको ब्याज कितना मिला, 81/1600, ये मिला है ब्याज। ये फ्रैक्शन में आया है, परसेंटेज में बदलना है तो गुणा 100%, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ए ने उधार लिया 8% के सिंपल इंटरेस्ट पर, तो ए को ब्याज मिलेगा 8%, उसकी फ्रैक्शन 2/25। दोनों का रेशियो करेंगे 25/2 ऊपर जाएगा 81/128। ठीक है जी, ये बनाओ। लास्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 226 जी, करिए। एक्स प्लस 500 रुपयों को एक्स प्लस, देखो ये सवाल आया शीत साल 2025 के प्री में, है ना। अब ये सवाल किसी टाइप को फॉलो नहीं करता है, बस नॉर्मल क्वेश्चन है। एक्स प्लस 500 रुपए को 4 साल के लिए 32% सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश करने पर प्राप्त ब्याज, और एक्स माइनस 500 रुपए को 2 साल के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर प्राप्त ब्याज का अनुपात 64:11 है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए।
घुमा दिया ना फर्जी का। अब आपको पता, अगर आप x प्लस 500 रुपए को 4 साल के लिए 32% सिंपल इंटरेस्ट पर निवेश करोगे तो आपको कितना ब्याज मिलेगा, बताइए कितना ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल है x प्लस 500 रुपए, ब्याज की दर है 32% पर एनम। अगर एक साल में 32% तो 4 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 32 चौका 128%। एक्स प्लस 500 रुपए का 128% सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। एक्स माइनस 500 रुपए को इन्वेस्ट करते हैं 2 साल के लिए 20% कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से। एक साल में 20% और 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, 44%। स्टैंडर्ड रेट है ना, तो आपको मिलेगा एक्स माइनस 500 रुपए का 44%। सही बात है, ये हो गया इंटरेस्ट का रेशियो। ध्यान रखना, पहला वाला सिंपल इंटरेस्ट है, दूसरा वाला कंपाउंड इंटरेस्ट है। और ब्याज का अनुपात है 64:11, तो इसको इक्वल कर देते 64/11। परसेंटेज तो कट ही जाएगा, 64 दूनी 128 और 11 चौक 44। 2 से आपका 4 2 बार कट गया ना। तो बताओ क्या आएगा, ये x प्लस 500 बराबर, हाँ बिल्कुल, इसलिए इधर गुणा करेंगे 2x माइनस 500 दूनी 1000, तो माइनस का 1000 तो इधर आके जुड़ जाएगा 1500 और x उधर घट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 1500। बताओ कहीं से मुश्किल था ये सवाल, लेकिन ये सवाल किसी टाइप को फॉलो नहीं करता ना मेरे भाई, रेंडम क्वेश्चन है। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की समझ है तो हो जाएगा, वरना होने वाला नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही सवाल रेलवे में भी आ रखा है, ठीक है ना बच्चों, इसी तरह का सवाल, इसको खुद से ट्राई करना। और ये लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है बच्चे। और इसी के साथ ये चैप्टर पूरी तरीके से एंड होता है। जो भी मैंने टाइप पढ़ा है केवल एक ही इंपॉर्टेंट टाइप था इसमें, कौन सा, सेम अमाउंट वाला, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने ज्यादा है मिसलेनियस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए